नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द आइडिया हाइडिंग इन द क्लॉजेट। एक बहुत बड़ा आइडिया जो क्लॉजेट अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। ये बिजनेसमैन, इनका नाम है जेन हीमैन, और इनका जो बड़ा आइडिया है इनकी बहन के अलमारी में छुपा हुआ था। ये हार्वर्ड में पढ़ती थी और जब छुट्टियों में अपने घर पे आई और अपनी बहन की अलमारी खोली तो इनकी हालत एकदम वैसी हो गई जैसे अमन की हो जाती है अपने भाई की अलमारी देख करके। बताया कभी? अमन बताता है कि उनका जो छोटा भाई है नमन, उसकी अलमारी में इतने ढेर सारे कपड़े, इतने परफ्यूम, इतने टाइप की चीज़ें रखी हैं और सारी की सारी महंगी महंगी चीज़ें जो कभी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऐसे ही जे हैमन, इसकी बहन के क्लॉजेट में इतने महंगे महंगे जो उसके बजट से कहीं ज़्यादा कपड़े भरे पड़े। जब भी वो नया कोई कपड़ा लेकर आती थी बोलती थी तुम उसको पहले वापस करके आओ, तुम्हारे पास क्लॉजेट में पहले कपड़े पड़े हैं, उनको पहले यूज़ करो। और उसकी बहन क्या बोलती, दीदी ये कपड़े मेरे लिए मर चुके हैं, डेड हो गए, इसमें मेरी कोई लाइफ नहीं है। उसने पूछा क्यों, डेड क्यों? बोलती इन सारे कपड़ों में मेरी फोटोज खींची जा चुकी है ना, और सब मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, अब मुझे कुछ नया पहनना पड़ेगा मम दीदी। उस दिन उसको ठक करके लाइट बल्ब जली कि लोगों की जो अलमारी होती है उनके लिए वो कपड़े नहीं होते, उनका पास्ट होता है, उनका ऐसा पास्ट जिसको आदमी दोबारा खोल कर देखना नहीं चाहता। ये सबके लिए नहीं है। जैसे मेरे लिए ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, बड़ी मम्मी को बोलती लगता है कि ये क्या तुमने पहन रखा है, उसको रिटायर करो। इसके बाद जेन ने, जिनका बिजनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे। उसकी बहन ने कहा ये जो मेरी अलमारी है ना मर चुकी है। तब उसने अचानक से उसको लगा कि अच्छा ठीक है, मान लो कोई ऐसा तरीका हो कि अलमारी को मैं जिंदा कर दूँ। जिंदा कर दूँ मतलब कपड़े आएँ कपड़े जाएँ, आए जाएँ आए जाएँ। क्या पता अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये क्लॉजेट हमारे हिसाब से अडाप्ट करता रहे, चेंज होता रहे, हमारे वेदर के हिसाब से, हमारे मूड के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, हमारे साइज़ के हिसाब से। हम मोटे हो गए तो नया वार्डरोब, हमारा डिफरेंट मूड है तो नया वार्डरोब, मौसम बदल गया तो नया वार्डरोब, ऐसा कुछ हो जाए तो। और अगर मान लो ये सब कपड़े ओन करने के बजाय मैं खाली रेंट कर लूँ सिंपली, तो कैसा हो? शी वॉज थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन। वापस आई कॉलेज और वहाँ पर उसकी क्लासमेट का नाम था जेनी फ्लेस, FLEISS, और उसने लिविंग क्लॉजेट का आइडिया, कॉन्सेप्ट अपनी फ्रेंड से शेयर किया। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं और बहुत से हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं। एंटरप्रेनर्स एंड वुड बी एंटरप्रेनर्स। ये करना चाहती नहीं थी, ये करने वाली थी। सबसे पहला काम इसने क्या किया, इसने आइडिया को पहचाना। वो ये सोच रही थी कि क्या ये बिजनेस बन सकता है क्या, लेकिन सेकंड चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसने किसी को बताया इसके बारे में, अपनी फ्रेंड को बताया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसा गलती करते हैं। लोगों को लगता है अगर मेरे पास कोई बड़ा आइडिया आ गया तो छुपा के रखते हैं, किसी को बताए नहीं तो चोरी हो जाएगा मेरा आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आपका कोई आइडिया आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, बाहर नहीं आया, तो आप उसको स्केल नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो आइडिया बड़ा होने वाला भी है कि मरने वाला आइडिया है। आपको हमेशा अपने आइडिया के लिए क्या चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा, लेकिन किसी से भी नहीं। आप ऐसे किसी इंसान से डिस्कस करोगे जो उस आइडिया को हेल्प करेगा बिल्डअप होने में। तो दोनों फ्रेंड्स को, जेन को और जेनी को, उसकी अब को फाउंडर हो गई वो, ये दोनों फैशन वर्ल्ड में लोगों से कुछ फीडबैक लेने के लिए निकले। एक बहुत बड़ी लेडी के पास पहुंचे ये लोग, डायना वॉन फस्टरबर्ग के पास। ये बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर थी अपनी जनरेशन की और प्रेसिडेंट थी काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका की, बहुत बड़ी लेवल पे थी। लेकिन खाली एक प्रॉब्लम थी, इनका नंबर नहीं था इनके पास कि फ़ोन करके जाके मिलाएं। वो बहुत बड़ी औरत है, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एकदम तुक्का था। इन्होंने उसको ईमेल अलग अलग नाम से ट्राई किया, 12 अलग अलग ट्राई, और लास्ट में DVF.com करके ऐड किया और उसका नाम, एक तरीका दो तरीका, और उसमें से एक तुक्का लग गया, सही ईमेल लग गया, और इन दोनों की मीटिंग फिक्स हो गई उस डिज़ाइनर के साथ। और वहाँ पर इनके आइडिया का सबसे पहला रिफाइनमेंट हुआ। रिफाइनमेंट मतलब नहीं, जैसे आप सब्जी लाते हैं, उसको पकाने से पहले उसकी सफाई करते हैं, छिलका छीलते हैं, तो रिफाइन करते हैं उसको। तो उनका आइडिया, हाँ अब तराशना कहते हैं, रिफाइन करना। और डायना को बड़ा अच्छा लगा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे कपड़ों को जो वो डिज़ाइन करती है यंगर औरतों को पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। बोलती मैं करूँगी, लेकिन बाकी ब्रांड्स करेंगे तब मैं करूँगी। अगर कोई और होता तो बोलता अरे यार ये कैसी औरत है, हम लोग आइडिया ट्राई करने को तैयार है, ये हमारी बात मान ले, लेकिन क्या बोल रही है, कोई और करेगा। तो अगर कोई और होता तो उसको एक हर्डल की तरह, एक मुश्किल की तरह देखता। लेकिन जिनको लगा यार ये अगर अग्री कर रही है इसका मतलब मेरे आइडिया में दम है, तब ठक करके उसका नाम उसको समझ में आया, रेंट द रनवे। रनवे होता है जिसके ऊपर लोग फैशन वॉक करते हैं, उसको ही हम रेंट पर दे रहे हैं, रेंट द रनवे इनके आइडिया का नाम। एक नया बिजनेस मॉडल कि हम आपके वार्डरोब को किराए पर देंगे, आपको अब कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, बस किराए पर लीजिए। अब आपको किसी एक ब्रांड के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, आप 20 या 50 ब्रांड के कपड़े यूज़ कर सकती हो, पहन करके फेंक दो, मतलब पहन करके छोड़ दो। उनकी ज़िंदगी का
ये टर्निंग पॉइंट था जेन और जेनी के लिए। एक तरह से ये लोग कहती हैं जब हम डायना से मिलकर आए तो हमको परमिशन मिल गया, जाओ तुम अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, अपना खुद का एक रिटेल की कंपनी बनाओ जिसका नाम होगा रेंट द रनवे। और उस मीटिंग के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस करेंगे अपना। अब ये दूसरे बंदे से मिले, लेकिन ऐसे बंदे से जो उनको आइडिया को चैलेंज करेगा, जो ये प्रूव करेगा कि आइडिया गलत हो सकता है। इसने सोचा अच्छा एक बात बताओ, ये आइडिया सबसे बुरा किसको लगेगा, कौन इस आइडिया को सबसे ज़्यादा हेट करेगा? ऑब्वियसली वो दुकानदार जिनके कपड़े बिकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं कपड़ों को किराए पर देंगे तो उनके कपड़े नहीं बिकेंगे, तो इस आइडिया को हेट करेंगे। तो उसने एक और बड़े आदमी के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ नीमैन मार्कस को कॉल किया, कोल्ड कॉल, और मीटिंग इनकी पक्की हो गई, फिक्स हो गई। और वहाँ जाकर उनसे बोलती है जो आप अपने कपड़े बेचते हैं उसी का हम लोग रेंटल शॉप खोलने वाले हैं, और जितने में आप बेचते हैं 10% मात्र उसमें हम दे देंगे। क्या बोलते हो? बोलते ये कौन सी नई बात है, हमारे यहाँ औरतें 10 साल से करती है। बोलते हमारे यहाँ औरतें आती हैं, कपड़े खरीद के ले जाएंगी, टैग उतारेंगे नहीं, 1-2 दिन पहन करके कहीं घूम घाम के आएंगे, फिर वापस कर देंगे, भैया ये यूज़ नहीं हुआ, ये पसंद नहीं है, साइज़ गड़बड़े, वापस ले लो। बोलते हमारे यहाँ 10 साल से औरतें कर रही हैं। ये पूछते अच्छा कितनी बार करती हैं औरतें? बोलते 70% औरतें यही करती हैं, उनकी आदत है ये। और उसने कहा हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं। क्यों? वो जो आदमी हमारे से कपड़े उठाता है वापस कर देता है, कपड़े तो नहीं खरीदता लेकिन जाकर के मैचिंग जूते खरीद लेता है, तो जूते बेचने के लिए हम कपड़े दे देते हैं ऐसे ही। जैसे आप लोग जाते हैं मॉल में, तो मॉल में घुसने देते हैं वो लोग और चीज़ों को देखने देते हैं। क्यों? कुछ तो लोगे आप, अभी नहीं ले रहे, अगली बार आके लोगे, इस बार पसंद करके जाओगे, दोबारा आकर खरीद के लेके जाओगे, तो उसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। लेकिन वो अलाउ इसलिए करते हैं बिकॉज आकर बाद में आप खरीदोगे। और इस तरह की एक जगह से नहीं, उसको और बहुत जगहों से सेम स्टोरी सुनने को मिली, मैसीज के पास और सैक्स के पास, और उसको समझ में आ गया कि हम इस रास्ते पे हो, सही रास्ता है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, बल्कि औरतें नहीं आदमी भी पहनना चाहते हैं। इस बार मुझे शौक हुआ खुद, जब पापा ने उनको मैं दुकान में लेकर गया, उनको सदरी खरीदवा रहा हूँ, सस्ती सदरी है भाई, 1700 रुपये की थी। बोलते ना मैं वही वाली पहनूंगा जो मैंने खरीदी है। फिर जब मैं गया था इलाहाबाद, उन्होंने वो सदरी मुझे पहनाई 4000 की। कहाँ से खरीदा था? मान्यवर से। तो मुझे लगा ये बताइए, लेकिन जब मैंने उस सदरी को पहना तो अच्छा लगा। उसमें क्या एक्स्ट्रा था? एक डिज़ाइनर टेस्ट था, एक डिज़ाइनर ने उस कपड़े को सेलेक्ट किया होगा, उसको डिज़ाइन किया होगा। और ये सदरी बेचारे ये ऐसे ही किसी टेलर ने बना के दे दिया होगा। ये 1700 की थी, वो 4000 की थी। तो ज़्यादातर लोग पहनना चाहते हैं डिज़ाइनर कपड़े। आज जो आप संदीप महेश्वरी को देखते हैं या अक्षय कुमार को कपड़ा पहनते हुए देखते हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उसको खरीदना नहीं चाहते, इसलिए इनको लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर लोग आसानी से बोरो कर सके महंगे महंगे कपड़े। ये जो कंपनी थी लॉन्च हो गई 2009 में। 10 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $1 बिलियन। लेकिन इसका सक्सेस, इसका जो पैसा आता था वो कपड़े बोरो करने से नहीं आता था। ये तो केवल एक छोटा सा पार्ट है। ये जो रेंटल बिजनेस था, इसको उन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस बना दिया कि आप हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन खरीदिए और जितने कपड़े चाहिए वो सब में से कोई भी कपड़े आप ले सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट है, जैसे आप अमेजोन में चले जाओ और ढेर सारे कपड़े हैं, वो सब आप ही के हैं, जो चाहिए ले लो, आपका सब्सक्रिप्शन है, पहनकर वापस कर दो। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक और बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसने एक डाटा की टीम बनाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, डाटा एनालाइजर्स की, जो इस पूरे ट्रेंड को एनालाइज करें कि कौन से कपड़े ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को, जो पैसा लगेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा कमा सके, मैक्सिमाइज कर सके इन्वेस्टमेंट को। उसने बड़े बड़े ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की ताकि उसको कपड़े मिल सके, इन्वेंट्री मिल सके। इन्वेंट्री मतलब माल मिल सके। और ये तो उसने कभी सोचा नहीं था खुद। उसने दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई क्लीनिंग सर्विस बनाया। एकदम ऐसा सीमस्ट्रेस था, हाईटेक ड्राई क्लीन सर्विस, ताकि जो कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन था वो मैच कर सके। ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस है रेंट रनवे का, ये उनका खाली ऐप का या वेबसाइट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो बहुत आसान है ऐप बनाना। मेन एक्सपीरियंस क्या है? 10 लाख कपड़े जो पहन करके गंदे करके वापस आते हैं, उन सारे कपड़ों से डाटा लेना, उसके बाद उन सारे कपड़ों को रिस्टोर करना उनकी परफेक्ट कंडीशन में, उन सबको ड्राई क्लीन करना, अगर कहीं फट फुट गया तो उसको ठीक करना और उनको ठीक वैसा बनाना जैसे नए यूनिट दिखाई देते हैं, और उसके बाद उसको वापस नए कस्टमर्स को भेजना। और इन सब में टर्न अराउंड टाइम कितना? 0 डे। जूम 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 जूम, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, एकदम वैसे फ्लो। और ये इसमें से कोई चीज़ उसने पहले से एंटिसिपेट नहीं की थी जब उसने इस आइडिया के बारे में सोचा था। ये सारा का सारा जो लॉजिस्टिक्स था, कपड़ों को लाना, साफ करना, ड्राई क्लीन करना, डाटा लेना, ये सब कुछ हमको स्क्रैच से बनाना पड़ा, सब शुरू से बनाना पड़ा। बोलते शुरू में हमको लगा कि यार ये कपड़े लेंगे और ड्राई क्लीन के लिए हम किसी को दे देंगे, आउटसोर्स कर देंगे। लेकिन जब पैसा देखा उसने ड्राई क्लीन के प्रोसेस में, तब उसको समझ में आया भैया मेन पैसा तो इसी में है। क्योंकि आपका जो पहला सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो स्पार्क है,
उस एक आइडिया में से दूसरा, और दूसरे में से तीसरा, और तीसरे में से चौथा, ऐसे कई आइडियाज़ के बाद उस मेन आइडिया में से आपका मेन बिजनेस निकल के आएगा। गूगल के पास भी नहीं आइडिया था कि वो पैसा कैसे कमाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि वो लोग ऐड से पैसा कमाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी हो जाएंगे। तो कीप आस्किंग व्हाट इज़ माई बिग आइडिया, व्हाट इज़ माई बिग आइडिया। और अपनी हैबिट को देखिए, आसपास के लोगों की हैबिट को देखिए, उनके सनक को देखिए, चुपके चुपके वो लोग क्या करते हैं। एंड डोंट फूल योर सेल्फ। इतनी जल्दी मत मान लीजिए अरे हो सकता है ये बिग आइडिया हो। ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग योर आइडिया। और फिर अगर आइडिया पकड़ में आ जाए तो मार्केट में जाके टेस्टिंग करिए, उसकी चेक करिए, लोगों से पूछताछ करिए। मेरे पास एक आइडिया बिल्डअप हो रहा है, बताऊंगा जल्दी।